रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि दिन पर दिन कुछ इस तरीके के क्राइम हो रहे हैं समाज के अंदर, जिससे पूरी इंसानियत शर्मसार होती चली जा रही है। आप लोगों ने क्राइम करने के बाद में लाश को ठिकाने लगाने के बारे में अलग अलग तरीके की तरकीब देखी होगी, चाहे तंदूर कांड हो, चाहे फ्रिज में शद दबाकर को काट कर रखा गया हो। उसके अलावा भी निक्की यादव और उसके अलावा भी न जाने कितने ऐसे अनगिनत केसेस हैं हमारे समाज के अंदर, जिसमें इंसान पहले तो कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद में वो डेड बॉडी को कुछ इस तरीके से ठिकाने लगाने की कोशिश करता है कि जो उसकी प्लानिंग होती है उसे देखने के बाद में इंसान का सर चकरा जाता है। और इसी तरीके से आप लोगों ने देखा कि मेरठ की मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत की डेड बॉडी को 15 पीसेस में कट किया और उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को एक नीले रंग के ड्राम में रख कर और उसके अंदर सीमेंट से उसको फिल कर दिया। अब दोस्तों, भले ही इस केस में कुछ अपडेट आती हूँ लगातार, कोई कुछ कहता हो, कोई कुछ कहता हो, कि कोई कह रहा है कि नशे की आदत थी, कोई कह रहा है कि ऐसा हो गया, कि वैसा हो गया, कि ये रीज़न था, कि साहिल तंत्र मंत्र जानता था। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हो, इंसानियत शर्मसार हुई है, रिश्ते तार हुए हैं, एक माँ ने अपना लाल खो दिया। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी भी आप लोग को सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी अपडेट देना चाहता हूँ। हालांकि जो अपडेट मैं आप लोग को दे रहा हूँ, पहले मैं इस कहानी को आप लोग को सुनाने वाला था, लेकिन बाद में मुझे एक और कहानी मिली, तो मैंने सोचा इस वाली कहानी को प्रायोरिटी देना चाहिए और इस वाली कहानी की मैं आप लोग को बस अपडेट दे देता हूँ। दरअसल बुलंदशहर के अंदर एक कक्षा 12 का छात्र साइकिल से जा रहा होता है। उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। नाम उसका निखिल होता है। अज्ञात हमलावर आते हैं और उस निखिल के सीने में एक नहीं बल्कि कई गोलियां मार देते हैं, जिसकी वजह से मौके पर ही इसकी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जब मामला पुलिस में पहुंचता है और जब पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात करती है, हालांकि अभी बहुत अन्य पहलू हैं जिस पे पुलिस अभी तहकीकात कर रही है, लेकिन शुरुआती छानबीन में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि निखिल की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही मामा के बेटे ने की है। अब जैसे ही ये बात सामने आई तो इसमें यह एंगल भी जुड़ा कि निखिल की जो हत्या हुई है, जिसके मामा के बेटे ने निखिल की हत्या की है, तो कुछ समय पहले उनके मामा का जो बेटा था उसकी हत्या निखिल के परिवार वालों ने करवा दी थी। लेकिन इन सब हत्याओं के पीछे, इस दुश्मनी के पीछे एक बड़ा एंगल फिलहाल अभी निकल के ये आ रहा है कि निखिल की बहन और जिसने हत्या की है उस हत्यारे की बहन दोनों दिल्ली में रहते थे, यानी दोनों मामा और फुप्पी की लड़की, यानी दोनों ममेरी फुफेरी बहनें दिल्ली में रहा करती थीं। दोनों चूंकि कमरे पे अकेली थी, कामकाज किया करती थी, दोनों के बीच में अनैतिक संबंध बन जाते हैं, यानी दोनों महिलाओं के बीच में, दोनों लड़कियों के बीच में अनैतिक संबंध बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे से समलैंगिक संबंध रखती हैं, जिसकी वजह से परिवार वालों को ये चीज़ें नागवार गुजरती हैं। तो पहले आरोपी के भाई का कत्ल कर दिया जाता है, अब आरोपी जो है वो अपने मामा के बेटे यानी निखिल का कत्ल कर देता है। बहरहाल दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है वो अभी पुलिस छानबीन कर रही है और ये जांच का विषय है। लेकिन बड़ी हैरानी होती है कि इस तरीके से कि दो लड़कियां आपस में अनैतिक संबंध बना रही हैं, और अगर लड़कियां अनैतिक संबंध बना रही हैं तो उसमें उनके भाइयों का क्या कसूर है? आखिर पहले एक भाई की हत्या कर दी गई, फिर बाद में दूसरे की हत्या कर दी गई। क्या ये सही थे? आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। और दोस्तों, बात करो अगर मैं आज की कहानी की, तो आज की घटना को सुन के आप लोग बड़े हैरान और परेशान हो सकते हैं। एक अधेड़ उम्र की महिला आखिरकार अपने पति के साथ में ऐसा कुछ कर सकती है, इसका अंदाज़ा भी हम लोग नहीं लगा सकते। क्योंकि दोस्तों, दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा पवित्र, सबसे ज़्यादा कोमल, सबसे ज़्यादा विश्वास का अगर कोई रिश्ता है तो वो पति और पत्नी का रिश्ता होता है। क्योंकि वैसे हर रिश्ते के अंदर इंसान का कोई ना कोई टाका जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जो महज एक भरोसे की बुनियाद पर जुड़ा होता है। और ऐसे में जब भरोसा टूटता है तो रिश्तों का कत्ल होता है और कहीं ना कहीं पूरी इंसानियत शर्मसार हो जाती है। तो दोस्तों, बात करें अगर आज की घटना की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तराखंड से। और उत्तराखंड में एक हमारे व्यूवर हैं शील निधि शर्मा, जो कि हरिद्वार से हमारी कहानी सुनते हैं। तो चूँकि ये कहानी भी हरिद्वार से ही है, तो उत्तराखंड में एक जगह लगती है हरिद्वार। दोस्तों, मैं भी उत्तराखंड से हूँ। अगर आप लोग दुनिया के, देश के कहीं भी, किसी भी हिस्से से आप हमारी कहानी सुन रहे हैं तो एक बार हरिद्वार घूमने ज़रूर आइएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इसी हरिद्वार में एक थाना लगता है पथरी थाना, और इसी पथरी थाना के अंतर्गत एक जगह लगती है शाहपुर शीतला खेड़ा। और इसी शाहपुर शीतला खेड़ा के अंतर्गत एक जगह पड़ती है माड़ी, और यहीं माड़ी के पास में 18 मार्च साल 2025 को सड़क के किनारे सुबह सुबह एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिलता है।
अब जैसे ही कुछ अन्य लोगों को वो शव वहाँ पर पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है तो वो जो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद होते हैं वो तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। अब पिथरी थाने में ये फ़ोन पहुँचता है कि इस तरीके से एक जगह पड़ती है शाहपुर शीतला खेड़ा के अंतर्गत जो माड़ी है उसके पास में सड़क किनारे झाड़ियों में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, लिहाजा आप आ जाइए। अब पुलिस को जब इस तरीके की सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस भी जो है दौड़ी दौड़ी भागी भागी वहाँ पर पहुँचती है। एंड वहाँ पर पहुँचने के बाद में जो डेड बॉडी थी उस डेड बॉडी को बहुत ही बारीकी से चेक करने के बाद में, घटनास्थल को बहुत ही बारीकी से चेक करने के बाद में पुलिस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। बाकी वहाँ पर जो लोग होते हैं उनसे डेड बॉडी की शनाख्त कराई जाती है। तो आखिरकार डेड बॉडी की शनाख्त हो जाती है और ये जो डेड बॉडी थी ये सुखपाल सिंह, जिनकी उम्र लगभग 49 साल के आसपास थी, इनकी डेड बॉडी थी। लेकिन गांव के जितने भी लोग थे वो बड़ा हैरान थे, क्योंकि सुखपाल सिंह पंजाब के अमृतसर में रहकर एक गुरुद्वारे में सेवादार का काम किया करते थे। वो तो अपने घर पे थे ही नहीं। अब किस तरीके से वो यहाँ पर आ गए, किस तरीके से उनकी डेड बॉडी आई, ये किसी को कुछ नहीं पता। लिहाजा पुलिस जो थी वो सुखपाल के घर वालों को, यानी सुखपाल के जो पिता थे जिनका नाम सीताराम था और उनके भाई पवन सिंह, उन दोनों को सूचना दे दी जाती है। और उनकी सुखपाल की पत्नी भी होती हैं रितु, उनको भी सूचना दे दी जाती है। अब जब जैसे ही ये सूचना पुलिस के द्वारा पत्नी रितु तक पहुंचती है तो रितु का रो रो कर बुरा हाल, जो पिता सीताराम होते हैं उनका भी रो रो कर बुरा हाल है, भाई जो है पवन सिंह उसका भी रो रो कर बुरा हाल है। क्योंकि एक भाई जो कि पंजाब के अमृतसर में रहकर एक गुरुद्वारे में सेवादार का काम करता है वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। आखिरकार उसकी हत्या यहाँ पर कैसे हो गई, वहाँ से कब आया कब नहीं आया, इसके बारे में किसी को कोई सूचना नहीं। लिहाजा पुलिस जो थी वो इस पूरे मामले में मामला दर्ज करती है एंड उसके बाद में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब चूंकि देखने से ही ऐसा लग रहा था कि गला दबाकर या फिर मुंह दबाकर हत्या की गई है, क्योंकि जिस्म पर और कहीं भी चोटों के निशान थे नहीं। लिहाजा पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। लेकिन इसी बीच में जो सुखपाल सिंह, जिनकी उम्र 49 साल के आसपास थी, जिनकी हत्या हुई है, उनके भाई पवन सिंह पहुँचते हैं पुलिस थाने में। एंड पुलिस थाने में पहुँचने के बाद में वो एक व्यक्ति का नाम बताते हैं। इस व्यक्ति का नाम होता है ऋतिक। और ये कहते हैं कि दरअसल उनके भाई की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि ऋतिक ने की है। लेकिन ऋतिक ने हत्या की है वो भी किसी के कहने पर की है, और वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही भाभी ऋतु है। अब जैसे ही पुलिस को ये बातें पवन सिंह के द्वारा बताई जाती हैं तो पुलिस इस मामले में थोड़ा सा संज्ञान तो लेती है, लेकिन एकदम से ऋतु के ऊपर पुलिस कोई भी प्रेशर नहीं डालती है। ना तो ऋतु को ये बताती है कि तुम्हारे ऊपर इस तरीके का इल्ज़ाम है। हालांकि रिपोर्ट में और ये चीज़ें दर्ज कराई गई थी कि ऋतु ने हत्या करवाई है अपने प्रेमी ऋतिक के साथ में। अब चूंकि पुलिस को पहली बार में ये भी लगता है, हो सकता है कि पवन सिंह परिवार में किसी कलह या फिर किसी ऐसी वजह से वो अपनी भाभी का नाम लगा रहा हो, लेकिन पुलिस तो बिना सबूत के, बिना जांच के किसी को गिरफ्तार करती नहीं। लिहाजा पुलिस जो थी इस पूरे मामले में अब छानबीन शुरू करती है। पुलिस जब छानबीन शुरू करती है तो पुलिस को इस छानबीन में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं कि जिसके बिना पर पुलिस जो थी वो ऋतु और उसके प्रेमी ऋतिक को गिरफ्तार कर लेती है। एंड गिरफ्तार करने के बाद में दोनों को पुलिस थाने लेके आ जाती है। दरअसल पुलिस ने जो सीसीटीवी कैमरास खंगाले थे उस सीसीटीवी कैमरास के अंदर ऋतिक जो है वो इस सुखपाल को बस स्टेशन से कार में बिठाता हुआ दिखाई पड़ा है। एंड कुछ मोबाइल्स डिटेल्स, मोबाइल की लोकेशन, सारी चीज़ें, मोबाइल की कॉल डिटेल सारी जब पुलिस ने निकलवाई तो ये पता ये चला कि ऋतु की बात ऋतिक से अक्सर हुआ करती थी। लिहाजा इसी के आधार पर पुलिस जो थी ऋतु और जो ऋतिक है इन दोनों को गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद में जब इन्हें पुलिस थाने लेके आती है और शुरुआत में जब इनसे पूछताछ करती है तो ये लोग पुलिस को इधर उधर की बातें बताते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस जब इनके ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये पुलिस के सामने टूट जाते हैं। एंड टूटने के बाद में जो कहानी सुनाते हैं दोस्तों, वो कहानी वाकई हैरान करने वाली थी, रिश्तों को तार तार कर देने वाली थी। एक ऐसी कहानी थी कि जिसकी वजह से आज के इस दौर में जो सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं उसका एक जीता जागता उदाहरण भी ये कहानी बनी। क्योंकि अभी हाल ही के अंदर मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत की अपने प्रेमी निखिल शुक्ला के साथ में साहिल शुक्ला के साथ में कुछ इस तरीके से हत्या की जो पूरी देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हेडलाइंस बन गई है। और इसी बीच में इस तरीके से सुखपाल की हत्या हो जाना ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था। लिहाजा ऋतु और जो ऋतिक थे जब ये पुलिस के सामने टूटते हैं और टूटने के बाद में जो कहानी बताते हैं वो कहानी कुछ इस प्रकार होती है। दरअसल जो सुखपाल सिंह था ये अमृतसर में रहकर, यानी पंजाब के अमृतसर में रहकर एक गुरुद्वारे में सेवादार का काम किया करता था। और जो पत्नी ऋतु थी ये गांव के अंदर ही अकेली रहा करती थी। जो गांव है उसका नाम शाहपुर शीतला खेड़ा। इसी गांव के अंदर पत्नी ऋतु अकेली रहा करती थी। और इसी बीच में गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम ऋतिक,
दरअसल जो ऋतिक था वो गांव का रहने वाला नहीं था, ये बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया। दरअसल जो ऋतिक था ये ग्राम टांडा जीतपुर भीकमपुर लक्सर का रहने वाला था। अब किसी तरीके से उसकी मुलाकात होती है और उसके बाद में ऋतु और ऋतिक के बीच में नाजायज़ ताल्लुकात बनना शुरू हो जाते हैं। अब चूंकि सुखपाल सिंह तो घर पे थे नहीं, इसलिए ऋतु जब कभी भी चाहती ऋतिक को अपने घर बुला लेती और दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते और घंटों घंटों फ़ोन पे एक दूसरे से बात किया करते। और इसी बीच में जब भी सुखपाल कॉल करता तो वो जो कॉल थी वो लगातार वेटिंग में बताती। इसलिए सुखपाल अब पता लगाने की कोशिश करता है और आखिरकार सुखपाल सिंह को कामयाबी मिलती है और उसे ये पता चल जाता है कि उसकी जो पत्नी ऋतु है ये किसी ऋतिक नाम के लड़के के साथ में अनैतिक संबंधों में है। अब इस बारे में ये अपनी पत्नी ऋतु को काफ़ी ज़्यादा डांटता है, काफ़ी ज़्यादा फटकारता है, उसे बहुत ज़्यादा खरी खोटी भी सुनाता है और उससे कहता है कि देखो तुम जिस रास्ते पर चल रही हो ये रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है और तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम जिस ऋतिक नाम के लड़के से बात कर रही हो उससे बातचीत करना छोड़ दो। तुम्हारा घर बसा हुआ है, क्यों अपने परिवार को उजाड़ना चाहती हो। हालांकि जो ऋतु थी ये अपने पति सुखपाल सिंह से वादा कर देती है कि वो आज के बाद कभी भी ऋतिक से नहीं मिलेगी, लेकिन जो सुखपाल था वो तो यही समझ रहा था कि उसके पत्नी ने उसको वादा दिया है वो कभी ऋतिक से बात नहीं करेगी। लेकिन उसके बाद में जो सुखपाल था ये वापस से पंजाब के अमृतसर में चला जाता है, उसी गुरुद्वारे में जहाँ पर सेवादार का काम किया करता था। और इसी बीच में जो ऋतु थी ये फिर से ऋतिक के साथ में नज़दीकियाँ बढ़ाने लगती है, ये फिर से उसके साथ में बातचीत शुरू कर देती है। अब इस बारे में फिर से सुखपाल सिंह को खबर लग जाती है और जब इस बार सुखपाल सिंह को खबर लगती है वो अपनी पत्नी से फिर से लड़ाई झगड़ा करता है। जब वो इस बार अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता है तो जो ऋतु होती है ये अपने प्रेमी ऋतिक को बताती है कि इस तरीके से उसका जो पति है वो उसको परेशान कर रहा है, तो क्यों ना हम लोग मिलकर अपने जो मेरा पति है उसके बीच का कोई रास्ता निकाल लें, इससे हमेशा के लिए हमें छुटकारा मिल जाए। अब इसी वजह से ऋतिक और ऋतु दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत 17 मार्च साल 2025 को जो ऋतु थी ये अपने पति को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है कि घर पे कोई गेस्ट आया हुआ है और तुम घर आ जाओ। उसके बाद में जो बेचारा सुखपाल था अपनी पत्नी के कहने पर घर आ जाता है। बस अड्डे पे ही उसे ऋतिक लेने के लिए पहुंचता है कार से। उसके बाद में वो उसे कार से बिठालता है और रास्ते में वो उसे अपनी बातों में उलझा फिसला कर काफ़ी ज़्यादा शराब पिला देता है। और जब सुखपाल सिंह शराब के नशे में हो जाता है तो उसके बाद में ऋतिक गला दबाकर उसकी हत्या करता है और हत्या करने के बाद में जो शाहपुर शीतला खेड़ा के पास में जो माड़ी है वहीं पर सड़क किनारे झाड़ियों में उसके शव को फेंक कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। और दोस्तों ऋतु और ऋतिक इन दोनों ने जो सुखपाल है उसकी हत्या करने के बाद में जब मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसके बाद में इन लोगों ने ऐसी प्लानिंग की थी कि हम लोग शादी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से इन्होंने बहुत ही घटिया प्लानिंग की थी उतनी ही घटिया इन लोगों की सोच भी थी। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के अंदर किस तरीके से देखते हैं कि ऋतु ने किस तरीके से अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ के रख दिया। दोस्तों एक व्यक्ति, एक पुरुष अपनी पत्नी अपने बच्चों के लिए बाहर रहकर काम करता है तो यहाँ पर पत्नी को चाहिए कि वो उसकी इज्जत की हिफाजत करे। यहाँ पर सुखपाल सिंह जिसकी उम्र 49 साल के आसपास हो चुकी है लेकिन फिर भी वो पंजाब के अमृतसर में रहकर एक गुरुद्वारे में सेवादार का काम करता है ताकि उससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। लेकिन वही उसकी पत्नी उसके साथ विश्वासघात करती है, चीट करती है, ना कि चीट करती है बल्कि उसका कत्ल भी कर देती है। तो बहरहाल दोस्तों आप लोग ऐसी पत्नी के बारे में क्या कहना चाहते हैं और ऐसी पत्नी को क्या क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें सालिम अंसारी हैं, लिखते हैं सालिम अंसारी कुशीनगर यूपी से कहानी सुनते हैं। सालिम अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं तो भैया नमस्ते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप राजस्थान से हमारी कहानी सुनते हैं। रिजवान अंसारी जी लिखते हैं वेरी नाइस, तो रिजवान अंसारी जी आपका शुक्रिया। मोहम्मद जोरेस हैं, लिखते हैं कहानी अच्छी लगी तो मोहम्मद जोरेस जी आपका शुक्रिया। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शाविद भाई अस्सलाम वालेकुम, साहिल और मुस्कान दोनों ही मिले हुए लगते हैं जी। बहुत अच्छी बात कही आपने, दोनों ही मिले हुए थे। उसके बाद में मोहम्मद रहमतुल्लाह हैं, हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में उदैस करके आईडी है, लिखते हैं नाइस, तो भैया बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अल्लाह आपको स्वस्थ रखे मेरे भाई, तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी आगे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हसीबुल अंसारी आगे लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, काफ़ी दर्दनाक कहानी है मेरे भाई, तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में अंसारी अली हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, और ये हमारी कहानी कुवैत से सुनते हैं तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी अली जी। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये दिनेश कुमार का है, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, आपकी स्टोरी बहुत बढ़िया होती हैं, रोज़ आपकी कहानियाँ सुनते हैं भाई, बेस्ट ऑफ लक।
तो दिनेश कुमार जी भैया नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मंसूरी भाईजान हैं जो हार्ट बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस अली हैं, लिखते हैं बेस्ट ऑफ लक ब्रो, तो प्रिंस अली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है जयप्रकाश सिंह का, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, वीडियो आप बहुत अच्छी लेके आते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जयप्रकाश सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक खान है, लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी लगी, तो एक खान जी आपका शुक्रिया। बालिश बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार जी, आज की कहानी अच्छा सुनाया, कमेंट्स भी अच्छे से सुनाए, तो बालिश बिहारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, सलाम करते हैं, तो भाई वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक खान है, लिखते हैं सुपर स्टोरी भाई, तो बहुत शुक्रिया। जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं स्टोरी अच्छी सुनाई है मलिक भाई, और मैं आपके साथ हूँ, आप दिल छोटा मत करिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह, सलामत रहिए। तो जावेद अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। उसके बाद में आफ्ताब मलिक हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, साहिल और मुस्कान दोनों ने बहुत ही बुरा किया, मुझे आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, मैं रशिया से आपकी कहानी सुनता हूँ, अमरोहा का रहने वाला हूँ। तो आफ्ताब मलिक जी वालेकुम सलाम, आई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नूर मोहम्मद अंसारी हैं, लिखते हैं सर गुड वर्क, तो नूर मोहम्मद अंसारी जी शुक्रिया आपका। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, काफ़ी दिनों के बाद कमेंट्स किया है मेरे भाई ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक अब्बास हैं, लिखते हैं पहचान ना हो सके इसलिए सर और हथेली काट ली थी साहिल शुक्ला ने, जी बहुत अच्छी बात कही लाइक अब्बास जी आपने, शुक्रिया आपका। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं लखनऊ में गैंगरेप हुआ है मलिक भाई, उसके बारे में कहानी बताओ, तो लखनऊ की कहानी के बारे में मैं देखता हूँ स्टडी करके। लाइक अब्बास अगला कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। फिरोज़ बानी कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। साजिददार कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। और फिरोज़ बानी का अगला कमेंट है, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। लेकिन दोस्तों, आज के दिन IPL स्टार्ट हो चुका है और आज के दिन मेरी फेवरेट टीम कोलकाता नाइट राइडर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ में खेल रही है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कौन कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं और क्यों करते हैं, किस खिलाड़ी की वजह से करते हैं या फिर किस ऑनर की वजह से करते हैं। बाकी दोस्तों, मिलते हैं हम लोग कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।